नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो सिंहासन। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन विधानसभा चुनावों के पहले ऐसा लगता है रणभेदी पहले ही बज चुकी है और चुनावी बिसात भी बिछती हुई नजर आती है। रण सज चुका है। हार्ड हिंदुत्व और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के हथियार के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी तमाम तैयारियों को लगातार धार देने में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्ष भी बाबा को रोकने के लिए हाथ पैर मार रहा है लगातार। लेकिन विपक्ष के सामने तमाम तरह की मुश्किलें नजर आती हैं। मुश्किल ये कि अपना घर ही कहीं ना कहीं सुलगता हुआ नजर आता है, अपने घर में ही आग लगी हुई है। अब ऐसे में पहले घर की आग बुझाए कि सरकार को घेरे, ये भी समझ में नहीं आ रहा पार्टी के आला नेताओं को। दरअसल पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में विपक्ष समाजवादी पार्टी के टूटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसा तूफान मचा हुआ है कि अखिलेश यादव को इसे संभालना मुश्किल नजर आता है। योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने पिछले कई दिनों में कई बड़े बड़े दावे किए और उन दावों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब सफाई भी देनी पड़ रही है। लगातार ये सफाई देने का सिलसिला देख रहे हैं हम। मुरादाबाद में अब एपिसोड सामने आ गया, पहले वाले एपिसोड ठंडे पे नहीं हुए। दरअसल समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद सांसद हैं रुचि वीरा। उन्होंने एक राजनीतिक प्रोग्राम में आमंत्रित नहीं किए जाने पर पोस्टरों से तस्वीर गायब रखने पर नाराजगी जता दी। उन्होंने पार्टी के एक स्थानीय नेता पर गुटबाजी करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, महिला विरोधी मानसिकता का भी आरोप मढ़ दिया। बस फिर क्या था, ओपी राजभर को एक बार फिर से मौका मिल गया और ये दावा कर दिया उन्होंने कि समाजवादी पार्टी में अब टूट को कोई रोक ही नहीं सकता। उनके दावे हैं कि टूट चुकी है समाजवादी पार्टी। अब ओपी राजभर की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिनों से दावों पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर के दावों से इतर अगर बात की जाए रुचि वीरा की नाराजगी वाले बयानों की, तो सियासी पंडित सिर्फ स्थानीय विवाद इसे नहीं मान रहे। दरअसल रुचि वीरा को लंबे समय से सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर के कद्दावर मुस्लिम चेहरे रहे आजम खान के करीबी नेताओं में गिना जाता है और ऐसे में उनके बयान को पार्टी के भीतर चल रही बड़ी राजनीतिक हलचलों में से एक तरह से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहीं पर भी आजम खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके जो तेवर हैं वो ये जरूर संकेत देते हैं कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल फिलहाल नजर नहीं आता। और यही वजह है कि उनके बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दायरा अब मुरादाबाद से निकलकर लखनऊ तक पहुंच गया। सियासी गहमा गहमी लगातार जारी है, बयानों का सिलसिला जारी है। रहती हूँ और असल पीडीए यही है कि भाई आप लोगों के हर कमज़ोर से कमज़ोर और पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचे, दुखी व्यक्ति तक पहुँचे, यही पीडीए है। और ये पीडीए नहीं है जो जिस तरह का प्रोग्राम ये किया गया और ये मैसेज दिया गया कि भाई आने वाले चुनाव में हमें तो जोड़ना है सबको। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई कमज़ोरी है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर मुरादाबाद में नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। कहाँ पहुँचो तो हाँ, यही इसी क्या है। भाई मैं बता रहा हूँ ना कि सब रास्ता खोज रहे हैं अब सांसद दिल्ली जाने के लिए। रूट की तैयारी हो रही है, वो सब अलग अलग। जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों, चाहे राम गोपाल जी हों, ये दोनों लोग पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। जो आज का नौजवान चुनाव जीत के गया है वो सम्मान चाहता है, तो ये लोग उसको अपमानित करते हैं। वो अपमान झेल करके कितने दिन सपा में रहेगा। इस नाते ये लोग अब मूव करने वाले हैं दिल्ली की तरफ। सपा का साथ छोड़ेंगे, सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। तो आपने सुना, चाहे बात रुचि वीरा की बात हो या फिर ओपी राजभर की बात हो। ओपी राजभर तो हालांकि लगातार इस तरह के बयान देने में पीछे नहीं है। अब जो मुरादाबाद सम्मेलन हुआ उसके बाद में बयान देने वाली रुचि वीरा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुकी हैं। पहले आपको बता दें,
उनके सियासी करियर पर भी नजर डालेंगे। आखिर रुचि वीरा कौन है? 2024 में मुरादाबाद से पहली बार वो सपा सांसद बनी। 2014 में बिजनौर उपचुनाव में एक तरह से विधायक चुनी गई। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सपा से निष्कासित, सपा से निकलकर बीएसपी का उन्होंने हाथ थामा था। बिजनौर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जब उन्होंने चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाई तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और हालात ये हुए कि 2023 में बीएसपी ने भी रुचि वीरा को एक तरह से निष्कासित कर दिया। फिर समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी हुई। आजम खान की पैरवी के बाद में उनकी घर वापसी हुई, ऐसा जानकार कहते हैं। 2024 में मुरादाबाद के टिकट को लेकर विवाद हुआ और तत्कालीन सांसद एसटी हसन दरअसल नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके थे, लेकिन आजम खान के दबाव में एक तरह से रुचि को टिकट देना पड़ा और उसके बाद में एसटी हसन को अपना नाम वापस देना पड़ा। लेकिन ये तो बात रुचि वीरा की हुई। इन सबसे इतर आप ये मान के चलिए पिछले कुछ वक्त में सियासी हलके अलग अलग तस्वीरें पेश करती हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हलचल हुई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसमें बड़ी हलचल नजर आई, यूबीटी में। उसके बाद में अब जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है ओपी राजभर की तरफ से, वो ये दर्शाती है कि अगला नंबर है उत्तर प्रदेश का। अब कई बड़े दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले, जिस तरह से नाराजगी का या टूटने का दावा ओपी राजभर कर रहे हैं वो यूं ही नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से कई ऐसी बातें पेश की गई जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत देते हैं। अब देखिए, बलिया के एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं सनातन पांडे, उनको लेकर भी एक पोस्ट किया गया और लिखा कि बगावत और बागियों को नेतृत्व किस तरह से मिलने वाला है, वो है बागी का बलिया। और बागी के बलिया की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण सब भूल सकता है लेकिन अपमान नहीं, ये बात कही गई। अगर एक नजर डाली जाए तो जिन सनातन पांडे का नाम बार बार ओपी राजभर ले रहे हैं, उनको लेकर भी कहा जाता है कि उनके भी दामन इतने ज्यादा पाक साफ नहीं है। 2024 में बलिया लोकसभा सीट से वो सपा के सांसद चुने गए। 1996 में समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे जुड़े और उसके बाद से लगातार कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी अलग अलग भूमिका रही। कभी वो निर्दलीय चुनाव के तौर पर नजर आए लेकिन वो हार गए। 2002 में चिलकार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2007 में उन्हें जब टिकट दिया गया तब उन्हें जीत दर्ज हुई, तब वो जीत पाए। सपा के टिकट पर उन्होंने जब चुनाव लड़ा था रसड़ा सीट से, तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसी लंबी एक तरफ से फहरिस्त है। लेकिन ओपी राजभर ने जिस तरह से दावे किए, उन दावों की गहराई कितनी है उस पर तो मैं चर्चा करूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये भी समझ लीजिए कि जिस तरह से दावे किए गए, अब उन दावों को खोखला बताने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी की मशीनरी एक्टिव हो चुकी है। खुद अखिलेश यादव हो, खुद शिवपाल यादव हो, राम गोपाल यादव हो या पार्टी के आला नेता, अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पार्टी में किसी भी प्रकार की नाराजगी और टूट होने की खबरों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों की सियासत में जो तस्वीरें नजर आई वो ये तो स्पष्ट बताती हैं कि प्रदेशों में विपक्षी दल बगावत और टूट से जूझ रहे हैं। जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सिक्का चलता था, उसी बंगाल में सत्ता के साथ साथ पार्टी भी ममता बनर्जी के हाथ से निकल गई। वहीं महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की 9 लोकसभा सांसदों में 6 अब 7 छोड़ चुके हैं और शिंदे गुट के साथ चले गए। यानी उद्धव को ये एक तरह से दूसरी बार झटका लगा है। आम आदमी पार्टी का हश्र क्या रहा वो हम पहले ही देख चुके हैं बगावत के बाद में। इस बगावत से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, यही तस्वीर नजर आती है। और राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 अलग हो गए और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। और यही वजह है कि अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जिस तरह से हलचलें नजर आती हैं और अब बार बार सियासी हलकों में उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जा रहा है, उससे ये तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ घमासान है और बगावत का महातूफान अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ आता हुआ नजर आता है। आखिर सियासी मायने क्या हैं और 2027 के चुनाव से पहले अगर ये हालात हैं तो आखिर क्यों ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्षी नेताओं को पैसों का लालच देकर, डराकर, धमकाकर उन्हें तोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार विपक्षी दलों में बगावत का ये तूफान क्यों है? क्या वाकई परिवार के इर्द गिर्द सिमटी पार्टियों से अब कहीं ना कहीं पार्टी के ही नेता अंदर खाने असंतोष हैं, उनमें असंतोष ज्यादा है, या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है?
सवाल ये भी कि यूपी की समाजवादी पार्टी में टूट की जो हवा उठी, क्या वाकई में ये तूफान में बदलने वाली है? और इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। आगे हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनके साथ में जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अभी हलचलें हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी और साथ ही साथ मेरे साथ संजय मिश्रा जी भी मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। जिस तरह से मैं पहले पुराने, ना मैं पश्चिम बंगाल की तरफ जाऊं सबसे पहले, ना ही मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊं, उत्तर प्रदेश को लेकर जो बार बार दावे किए जा रहे हैं बगावत के, इन दावों में कितना दम नजर आ रहा है? है ना, हम किसके दावे पे बात कर रहे हैं? ओपी राजभर के, जो 2022 से पहले कहते थे कि योगी जी सड़क पे होंगे। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं जो लगातार इस तरह की ढुलमुल बातें करता रहा है। रही बात की यदि अंदर में सुगबुगाहट है, जिसके बारे में आपने चर्चा भी किया और रिपोर्ट भी आपने दिखाया कि मुरादाबाद में जो वो पीडीए का, बीते रविवार की वो घटना है, पीडीए का एक कार्यक्रम था जिसमें रुचि वीरा को बुलाया भी नहीं गया और उनका पोस्टर नहीं लगा था। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उसके लिए जाकर के उनके परिवार से, उनके घर पे जाके माफी भी मांगी। कई बार इस तरह की बातें होती है और उसके पीछे की मंशा क्या थी वो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि जो छोटा कार्यकर्ता है उसने यदि अपनी गलती मान ली और जाके उसने सॉरी बोल दिया, बात वहीं खत्म हो जाती है। क्या इसके वजह से हम समाजवादी, वाकई में कोई गलती थी या फिर जानबूझ के ऐसा, और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं मुझे लगता है। देखिए राजनीति में कई बार जानबूझकर किए जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके निहितार्थ भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कोई लगाने की नहीं टूट है और बड़ी टूट है। जिस तरह से टीएमसी में, जिस तरह से शिवसेना यूटीबी में, या फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी में। लेकिन एक बात और हम इसी बीच में बोलना चाहेंगे, ऐसा नहीं होता कि किसी, या संभव भी है कि किसी पार्टी का एक राजनेता रात में सोए और सुबह उसको लगे कि नहीं ये पार्टी हमें सूट नहीं कर रही है, ये गद्दारी कर रही है देश के साथ, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि एक बार में 9 लोग, 10 लोग वही सपने देख लें, 20 लोग वही सपने देख लें? ये गद्दारी है। तो ये संयोग नहीं है, यही संयोग नहीं है, ये गद्दारी है। ये एक प्री प्लानिंग है। आप में जरा सी भी गैरत है उस पार्टी को छोड़िए। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, जिस पार्टी ने अपना पूरा ताकत लगाया आपको जिताने के लिए, उस पार्टी के साथ गद्दारी आप कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पे उसके कई कारण हैं, पैसे भी हैं, प्रेशर भी है। ठीक है। जिस तरह से हम वेस्ट बंगाल में जिस तरह से देखे ममता बनर्जी के उन नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का बिहेव किया गया, डर भी है, खौफ का भी माहौल है। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी, तो आप ये कह रहे हैं जब सत्ता बदलती है तो विपक्ष के नेता डर जाते हैं क्या? सत्ता बदलती है तो विपक्ष के नेता नहीं डरते हैं। सत्ता, जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है। नहीं, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो प्री प्लानिंग था ना। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी फतह करने के लिए बंगाल, और वो फतह कर ली। बात इतनी ही नहीं है, अब वहां के स्टेट की राजनीति खत्म हो गई है। इनकी निगाहें 2029 और उससे पहले किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में अपनी ताकत को मजबूत करना, और उसके आधार पर जो खेला रचने वाला है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, उस पे उनकी निगाह है। अब देखिए, लेकिन संजय जी एक बात जो संजीव जी ने खासतौर से ये कहा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या ये अब क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को मिटाने वाला एक तरह से कदम? ये संयोग नहीं हो सकता। हमने देखा पश्चिम बंगाल, उसके पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी, फिर यूबीटी का हाल अभी हमने देखा, और अब जिस तरह से बड़ी सुगबुगाहट नजर आती है, ये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर बड़ा खतरा है क्या? नहीं, देखिए मैं संजीव कौशिक जी बड़े अच्छे विचारक हैं, अच्छा विश्लेषण करते हैं। मैं उनकी बातों से 2 बात लिया, वो स्पष्ट नहीं कर पाए, कहना तो चाह रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें महसूस हो गया है दबाव, इन्हें दबाव महसूस होने लग गया है। स्पष्ट रूप से देखिए, फैक्ट यही है कि 20 लोगों का सांसद का टूटना और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का मायने नहीं है। यहाँ खत्म करना है लोकतंत्र को, उसके लिए विपक्ष का कमजोर होना जरूरी है, विपक्ष को खत्म करना जरूरी है। क्योंकि तानाशाह को आलोचना पसंद नहीं होता, तानाशाह कभी भी आलोचक को पसंद नहीं करता। वो किसे पसंद करता है? जो उसके साथ मक्खन लगाने वाले लोग होते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं। स्पष्ट रूप से अभी आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नेहरू की तुलना की कि मैं अब उनसे एक दिन आगे शासन करने वाला प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, वो इलेक्टेड ही देख रहे हैं, 52 से ही गिन रहे हैं, काम की तुलना नहीं हुई। ये भी तुलना नहीं हुई कि एक प्रधानमंत्री जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो विपक्ष के 5-5 लोगों को मंत्री बना दिया, चाहे उसमें अंबेडकर साहब हों,
या भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, ऐसे 5 नेताओं को, और छोटे मोटे नेता नहीं, आपको पता है कानून मंत्री थे अंबेडकर साहब, विपक्ष में थे उस वक्त, उन्होंने लोकतंत्र बनाने के लिए नेहरू ने क्या क्या किया, संसद से लेकर सड़क तक क्या क्या बातें सुनी। आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नेहरू से आगे तो निकलना चाहते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।